हेलो गाइस, वेलकम बैक गाइस। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम टीएफआर 2017 की एक प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे होंगे। तो गाइस ये हमारे सामने यहाँ पर प्रॉब्लम है जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। गाइस एक अच्छी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो देखो किस तरह से डिफाइंड है। हाइड्रोजन एटम इन द एटमोस्फेयर ऑफ अ स्टार आर इन द थर्मल इक्विलिब्रियम विद एन एवरेज एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की गाइस यहाँ पर बात की गई है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इतने। तो हमारे पास जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी का जो एवरेज होता है वो हमारे पास क्या होता है 3/2 kBt। इस तरह से हमारे पास क्या होती है, एनर्जी होती है एक हाइड्रोजन एटम की, ठीक है। हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा हूँ वैसे, मैं मोल की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। मैं एक एटम की बात कर रहा हूँ, तो इस वजह से यहाँ पर kBt। अगर 1 मोल की बात होती तो यहाँ पर RT आता, ठीक है। तो ये अपने पास है, तो कितनी दे रखी है, हमें दे रखी है 1 इलेक्ट्रोवोल्ट। अब गैस ना इस चीज का यूज करते हुए जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है, मैं वहां पर टेम्परेचर भी निकाल सकता हूँ कि मेरे पास उस स्टार का जो टेम्परेचर है वो मेरे पास क्या है, ठीक है। तो यहां से मैं टेम्परेचर को भी वैल्यूएट कर सकता हूँ, तो यहाँ से जो टेम्परेचर आएगा वो कितना आ जाएगा। तो क्वेश्चन एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता था, ठीक है। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 इंटू में 2/3 है, साथ में नीचे के भी आएगा और मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा 1 इलेक्ट्रोवोल्ट आएगा। इलेक्ट्रोवोल्ट हमारा कितना होता है, इसको मैं यहाँ पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 लिख सकता हूँ यहाँ पर इस तरह से, राइट। और के बी की वैल्यू कितनी होती है हमारी 1.38 इंटू 10⁻⁻23, ठीक है। तो ये अपने पास है इस तरह से। तो इसको तब मैं सोल्व कराऊंगा ना गाइस, जो ये वैल्यू है हमारे पास ये अराउंड आएगी हमारी 7.7 इंटू में 10 की पावर जस्ट लेट मी कंफर्म। ये गैस हमारे पास आएगी यहाँ पर 10⁻3, ठीक है। तो इसको गैस यहाँ पर सोल्व करवाने के बाद तुम्हारे पास यहाँ पर ये आ जाएगी, ठीक है। तो ये टेम्परेचर की वैल्यू कैलकुलेटर से सोल्व कराना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। टेम्परेचर आ गया, ओके। अब गैस हमें ये टेम्परेचर नहीं निकालना था, वैसे में हमें क्या निकालना था, यहाँ पर रेशियो निकाल ली थी किस चीज की, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द सेकंड एक्साइटेड स्टेट टू द नंबर इन द ग्राउंड स्टेट n इक्वल टू 1। तो गैस हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, हमारे पास यहाँ पर हमें दे रखा है कि रेशियो निकालनी किस चीज की, हाइड्रोजन एटम्स की इन द सेकंड लेवल, यानी कि n इक्वल टू 3, ठीक है। और n इक्वल टू 1, इनकी जस्ट हमें क्या निकालनी है, रेशियो निकालनी है। जस्ट नंबर ऑफ पार्टिकल इन द लेवल 3, मतलब n इक्वल टू 3 के कोरस्पॉन्डिंग, जो कि हमारी सेकंड एक्साइटेड स्टेट है। और साथ में हमारे पास जो ग्राउंड स्टेट है उसकी जस्ट हमें यहाँ पर ये रेशियो फाइंड आउट करनी है, इसके अलावा कुछ और नहीं है, ठीक है। तो जस्ट हमें यहाँ पर ये रेशियो निकालनी है। अब बात आती है कैसे, कैसे निकाली जाए, क्वेश्चन गाइस ये है हमारा, ठीक है। अब ये कैसे निकाली जाए, राइट। तो गाइस देखो, अगर हम बात करते हैं एक स्टेट में पार्टिकल के होने की, तो वो कहां से निकाल सकते हैं, हम उसकी प्रोबेबिलिटी से निकाल सकते हैं। कि हमारे पास अगर मेरे को बताना है कि मेरे पास n1 मतलब कि ग्राउंड स्टेट में कितने पार्टिकल्स हैं, तो मैं क्या कहूंगा, जो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं लेट्स से n0 मल्टीप्लाई विद जो हमारी प्रोबेबिलिटी है उस स्टेट में होने की, मेरे को दे देगा यहाँ पर n1 आ जाएगा, राइट। और ऐसे अगर मेरे को n3 निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, n0 एंड मल्टीप्लाई बाय मैं यहाँ पर p3 करवा लूंगा इस तरह से। यहाँ पर p1 कि फर्स्ट स्टेट में मतलब कि ग्राउंड स्टेट में होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल। ऐसे ही n इक्वल टू 3 के लिए हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है मल्टीप्लाई बाय n0 आ जाएगा हमारे पास क्या, सेकंड एक्साइटेड स्टेट के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, ओके। अब p1 p3 कैसे डिफाइन किए जाएंगे, यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, क्या हमें यहाँ पर थर्मल इक्विलिब्रियम दे रखा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है, कैनोनिकल एनसेंबल, क्या अपने पास यहाँ पर कैनोनिकल एनसेंबल। तो कैनोनिकल एनसेंबल के अकॉर्डिंग क्या हम प्रोबेबिलिटी पता है हमें कैसी होती है, बिल्कुल हमें पता है प्रोबेबिलिटी कैसी होती है, ठीक है। कैसे लिखी जाएगी प्रोबेबिलिटी, अगर मैं इसकी बात करता हूं यहाँ पर n इक्वल टू 1 लेवल की, तो यहाँ पर आएगा एक्सपोनेंशियल माइनस में बीटा E1, ठीक है, एंड डिवाइड बाय जो मेरा यहाँ पर क्या है पार्टीशन फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पर कंप्लीटली जेड लिख लो, अगर पूरा लिखना चाहते हो तो पूरा भी लिख सकते हो, डजेंट मैटर, ठीक है, पूरा भी डिफाइन कर सकते हो, राइट। लेकिन मैं यहाँ पर इसको जस्ट जेड ही लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे को यहाँ पर एक्चुअली ये नहीं गिवन है कि क्या क्या मेरी पॉसिबिलिटीज है, कौन कौन से स्टेट मेरा वो हो सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कंप्लीट पार्टीशन फंक्शन लिख रहा हूँ। तो उस स्टेट में होने का जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो क्या आएगी, e की पावर माइनस बीटा ई डिवाइड बाय जेड। और एनर्जी यहाँ पर कौन सी है, उसी लेवल में होने की जो एनर्जी होती है वो वाली, ठीक है। ऐसे हमारे पास यहाँ पर जो P3 होगा उसको भी हम डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ से जो N3 की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, N0 मल्टीप्लाई बाय P3, P3 की वैल्यू क्या आएगी एक्सपोनेंशियल माइनस में बीटा E3 एंड डिवाइड बाय Z इस तरह से, ठीक है। निकालना क्या था, N3 बाय N1 निकालना था ना, तो जस्ट इनको डिवाइड करा लो इस तरह से। तो इसको डिवाइड कराऊंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, e की पावर माइनस बीटा E3 मिलेगा डिवाइड बाय e की पावर माइनस में बीटा E1 मिलेगा। z से z कट जाएगा, n0 से n0 कट जाएगा,
गाइस जस्ट मेरे को ये दो इक्वेशंस डिवाइड करवानी है। फर्स्ट इक्वेशन ये रही, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ये रही एंड सेकंड इक्वेशन ये रही, ठीक है। ये दो इक्वेशन है मेरे पास। मैंने क्या किया यहाँ पर, जस्ट सेकंड इक्वेशन डिवाइड बाय फर्स्ट इक्वेशन कराया, नथिंग एल्स। तो ये चीज मैंने निकाली है, जस्ट दोनों इक्वेशन को डिवाइड करके निकाली है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया इस तरह से। तो इसको लिखा जा सकता है एक्सपोनेंशियल बीटा E1 माइनस E3, इस तरह से तो ऐसे लिखा जा सकता है। अब सारी बात रह गई कि हमारे पास E1 क्या है, E3 क्या है। क्योंकि गाइस देखो यहाँ पर ऑप्शंस तो ऐसे नहीं दे रखे है ना, ये तो ऑप्शन हमें यहाँ पर नहीं दे रखा, तो भी आगे तो जाना है इसके, ठीक है। अब बात आती है कि E1 E3 क्या है, हाइड्रोजन एटम था, है ना। अब यहाँ पर बोला गया था कि हमारे पास n इक्वल टू 1 स्टेट में और n इक्वल टू 3 स्टेट में। अब गाइस याद करो कि हमारे पास हाइड्रोजन एटम्स में लेवल कैसे होते हैं। जो यहाँ पर लेवल्स की बात की गई होगी, कौन से लेवल्स की बात की जा रही है, क्या हमने एटॉमिक फिजिक्स के अंदर कवर किया था हाइड्रोजन एटम? क्या उसके अंदर हमने एनर्जी का फॉर्मूला देखा था, जो कि हमने क्लास 11th में केमिस्ट्री में भी देखा होता है, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है हाइड्रोजन एटम के लिए एनर्जी का फॉर्मूला? एनर्जी का फॉर्मूला होता है हमारे पास E इज इक्वल टू, मतलब ये nth स्टेट के लिए होता है -13.6 डिवाइड बाय n स्क्वायर, और इसकी यूनिट होती है यहाँ पर इलेक्ट्रोवोल्ट, इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर होता है क्या, एनर्जी का फॉर्मूला इन केस ऑफ द हाइड्रोजन एटम, ओके। तो मेरे को एक तो E1 चाहिए, जो कि हमारे पास n इक्वल टू 1 के लिए होता है, ठीक है, यानी कि ग्राउंड स्टेट, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगी, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी होगी। तो ये होगी -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट, ठीक है। ये क्या मेरे पास यहाँ पर ग्राउंड स्टेट एनर्जी, ग्राउंड स्टेट एनर्जी कैसे निकाली गई है, जस्ट n को 1 पुट करके निकाली गई है। फिर ऐसे ही n को 3 पुट करवा लूंगा, और यहां से मेरे पास क्या आ जाएगी, सेकंड स्टेट, जो हमारी सेकंड एक्साइटेड स्टेट है उसकी एनर्जी आ जाएगी। तो -13.6 डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर, साथ में इलेक्ट्रोवोल्ट, ठीक है। इसको गैस तब यहाँ पर सोल्व कराओगे तो ये जो वैल्यू आएगी तुम्हारे पास, ये आएगी 1.511, ठीक है। ये जो वैल्यू आएगी -1.511 इलेक्ट्रोवोल्ट आ जाएगी, ठीक है। ये तुम्हारे पास क्या है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट एनर्जी निकाली कैसी है, n इक्वल टू को 3 पुट करके, इस तरह से आ गया हमारे पास ये। तो अब हमें एनर्जी की वैल्यू पता चल चुकी है, मेरे पास E1 की वैल्यू भी है, मेरे पास E3 की वैल्यू भी है, ओके। तो अब जस्ट इसको हम पीछे पुट करा लेंगे, जो हमने एक्सप्रेशन निकाला था, दैट्स ऑल, क्वेश्चन खत्म। समझ में आया? अभी गैस लीव मत करना, अभी मैं एक चीज और बताने वाला हूँ यहाँ पर कि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और मॉडिफाई किया जा सकता था, किस तरह से और पूछा जा सकता था, ठीक है। कि खाली पीबैक यूज करके भी कुछ नहीं मिलेगा ना, कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी सीखनी पड़ती है, ठीक है। तो वो भी मैं यहाँ पर कुछ बताने वाला हूँ, तो हल्का सा जस्ट वेट करो। तो अपने पास यहाँ पर हमें जो डिफाइन करना है, वो क्या डिफाइन करना है, n3/n1 डिफाइन करना था कि इसकी वैल्यू क्या है ना, यही चीज इवेल्युएट करनी है। क्या निकाली थी इसकी वैल्यू हमने, a की पावर बीटा E1 माइनस में E3, इस तरह से, यही वैल्यू थी जो भी पीछे निकाला था इधर रिजल्ट, ये वाला, है ना। तो जस्ट मैंने यहाँ पर ये दोबारा से लिखा है। अब बात उठती है बीटा की, क्या मेरे को बीटा की वैल्यू पता है? क्या थोड़ी देर पहले मैंने टेम्परेचर निकाला, और बीटा क्या होता है, KBT। तो यहाँ पर तुम KBT की वैल्यू पुट करवानी होगी, क्योंकि जो बीटा होता है वो क्या होता है, 1/KBT होता है, इस तरह से। तो अगर मेरे पास टेम्परेचर है, मेरे को बोल्ट्जमैन कांस्टेंट पता है, मैं निकाल सकता हूँ। लेकिन क्या है ना कि मैं अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, तो मैं पहले टेम्परेचर नहीं निकालूंगा, मैं यहाँ पर थोड़ा सा ना अपना टाइम बचाऊंगा। कैसे? मैं यहाँ से डायरेक्टली KBT की वैल्यू निकालूंगा। गाइस देखो यहाँ पर मैंने बता दिया था कि टेम्परेचर भी यहाँ पर निकालने के लिए बोला जा सकता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर टेम्परेचर की वैल्यू भी निकलवा दी थी। लेकिन अगर एग्जाम में आता है क्वेश्चन, तो मैं टाइम बचाने की कोशिश करनी चाहिए कैलकुलेशन में, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, डायरेक्टली इस KBT की वैल्यू को यहाँ से निकालूंगा कि KBT क्या है, ठीक है। ये जो मेरे पास रिलेशन है यहाँ पर 3/2 KBT इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रोवोल्ट, मैं यहाँ से डायरेक्टली KBT की वैल्यू इवेल्युएट कर लूंगा। तो अपने पास कितना आएगा, ये 2/3 आएगा, साथ में मल्टीप्लाई बाय 1 इलेक्ट्रोवोल्ट, इस तरह से। तो 2/3 इलेक्ट्रोवोल्ट हमारे पास यहाँ पर क्या इसकी वैल्यू है, ठीक है। तो ये अपने पास है यहाँ पर KBT की वैल्यू इस क्वेश्चन के अंदर, क्लियर। अब इस KBT को मैं यूज करने वाला हूँ आगे, क्योंकि बीटा क्या था, जस्ट इसका रेसिप्रोकल 1/KBT, है ना। तो यहाँ से जस्ट इसको पुट करा लेंगे इधर, ठीक है। तो वैल्यू कितनी आएगी इसकी, यहाँ पर कितना था, 2/3 था ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 3/2, कितना आ जाएगा, 3/2 इलेक्ट्रोवोल्ट। तो ये इसकी यहाँ पर वैल्यू है, ओके। यूनिट्स इंपॉर्टेंट है गाइस, यूनिट्स के ऊपर ध्यान देना, ये तो क्वेश्चन बेफालतू में गलत करोगे, सब कुछ सही कर रहे हो, पता चला यूनिट में कबाड़ा कर दिया, थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल है, बीटा की बात करें 3/2 आएगा, साथ में क्या है, इलेक्ट्रोवोल्ट। इलेक्ट्रोवोल्ट भी गाइस ध्यान देना कि नीचे था कि ऊपर था, ध्यान देना पड़ेगा ना, पर पीछे जाओ, मैंने शायद से गलत लिखा है इधर। अपने पास यहाँ पर 2/3 इलेक्ट्रोवोल्ट था, तो अपने पास ये नीचे इलेक्ट्रोवोल्ट है, इस तरह से ऐसे,
ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोवोल्ट नीचे आएगा। मेरे को भी माइंड में क्यों स्ट्राइक किया, शायद से नीचे था वहां पर, क्यों स्ट्राइक किया, क्योंकि गाइस एनर्जी यहाँ पर ऊपर है, इलेक्ट्रोवोल्ट से इलेक्ट्रोवोल्ट यहाँ पर कटेगा। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर इलेक्ट्रोवोल्ट यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल की पावर है ना, तो यूनिट लेस होना चाहिए था, कॉमन सेंस, राइट। तो गलतियां पता चल जाती हैं इनकेस अगर हम कहीं पे करते हैं कैलकुलेशन में, तो हल्का सा अगर तुम ध्यान दोगे तो गलतियां दिख जाती हैं। अब E1 माइनस E2 करना है। E1 की वैल्यू क्या है, हो रही, E2 की वैल्यू क्या है, ये रही, दोनों नेगेटिव वैल्यूज हैं, पुट करा लो। तो अपने पास यहाँ पर क्या क्या वैल्यूज हैं, E1 की वैल्यू कितनी है, E1 की वैल्यू हमारे पास -13.6 इस तरह से, E3 की वैल्यू कितनी है -1.511 इस तरह से। ठीक है, यूनिट क्या है, इलेक्ट्रोवोल्ट। तो ये वाला इलेक्ट्रोवोल्ट इस इलेक्ट्रोवोल्ट के साथ हमारा क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अभी हमारे पास यहाँ पर क्या बचा, एक्सपोनेंशियल 3/2 है, साथ में इसको यहाँ पर सेपरेट करा लेंगे, तो ये जो वैल्यू आएगी अपने पास यहाँ पर कितनी आएगी, 12.08 आएगी। कितनी आएगी, 12.08। ठीक है, नेगेटिव भी आएगा साथ में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये -13.6 बड़ा है ना इस वाले से, तो यहाँ पर ओवरऑल एक नेगेटिव साइन भी आएगा। ठीक है, और तब इसको इवेल्युएट करोगे तो ये वाली जो वैल्यू है ये लगभग आएगी तुम्हारी 1.33 इंटू में 10 की पावर -8। ठीक है, तो ये वैल्यू तुम्हारे पास यहाँ पर ये निकल करके आएगी इस तरह से। तो ये क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब हमारे पास ये क्वेश्चन तो यहाँ पर खत्म होता है, 1.33 इंटू 10 की पावर -8, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी क्वेश्चन के अंदर गाइस कुछ चीजें और भी ऐड की जा सकती हैं, तो मैं अभी यहाँ पर उसी पॉइंट को डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन तुम्हारा डिजाइन किया जा सकता है, ऑलमोस्ट सेम टाइप का ही है, बस हल्का सा एक एड ऑन है इसके अंदर। ठीक है, अब गाइस देखो क्वेश्चन ना किस तरह से आ जाता है कि लेट्स से यहाँ पर हाइड्रोजन एटम है जैसे, ठीक है, अब हाइड्रोजन एटम्स में इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन से एक्साइटेड स्टेट में, क्योंकि भाई अपने पास न्यूक्लियस होता है, ठीक है, अपने पास लेवल्स होते हैं। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है इस लेवल में, इस लेवल में, इस लेवल में, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी कौन सी एक्साइटेड स्टेट है। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूँ एक आयन की, तो आयन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाता है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि उस वाले केस में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होगा वो n = इन्फिनिटी के ऊपर प्रेजेंट होगा, और यहाँ पर क्वेश्चन वो आयनाइजेशन के ऊपर ही बन सकता है। ठीक है, तो अगर हमारे पास क्या एक आयनाइज्ड एटम है, आयनाइज्ड एटम है, ठीक है, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, n = इन्फिनिटी, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है हमारे पास वो n = इन्फिनिटी वाले लेवल में है। ठीक है, और उस लेवल के कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी कितनी हो जाएगी, अगर मैं बात करता हूं एनर्जी की n = इन्फिनिटी के लिए, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -13.6 डिवाइड बाय इन्फिनिटी का स्क्वायर, यानी कि 0। तो इस केस में हमारे पास यहाँ पर एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है, अगेन इसी टाइप से कि लेट्स से तुमसे यहाँ पर निकालने के लिए बोल दिया कि हमारे पास नंबर ऑफ आयनाइज्ड एटम कितने हैं। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन डिजाइन कर दिया, तो नंबर ऑफ आयनाइज्ड एटम जो होंगे तुम्हारे पास वो कितने हो जाएंगे, अगेन टोटल नंबर जितने तुम्हारे पास है n0, साथ में तुम्हारे पास उसकी प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी कैसे लिखोगे, e की पावर माइनस में बीटा e इन्फिनिटी एंड डिवाइड बाय z। अब z तुम्हें पता नहीं है ना, तो z को तो ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा हमें, तो n0 आएगा, साथ में एक्सपोनेंशियल पावर माइनस बीटा e इन्फिनिटी, और ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उसकी वजह से ये जो एक्सपोनेंशियल वाला फैक्टर है ये 1 बन जाएगा, क्योंकि e की पावर 0 बनेगा, तो ये अपने पास क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो n0 साथ में 1 मल्टीप्लाई में डिवाइड बाय z, तो ये अपने पास क्या आ गया, यहाँ पर n इन्फिनिटी आ गया, क्या आ गया, n आयन आ गया मतलब। ठीक है, ये हमारे पास उसके आयन होने के कितने वो हैं, मतलब कितना हमारे पास क्या नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं जो आयनाइज होके बैठे हैं, नंबर ऑफ एटम्स हाइड्रोजन के जो आयनाइज होके बैठे हैं, तो वो इससे शो रहा होगा हमारा। ठीक है, ऐसे तुमसे यहाँ पर रेशियो पूछी जा सकती है कि अपने पास n आयन डिवाइड बाय n3 क्या है, या अपने पास n आयन डिवाइड बाय n1 क्या है। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात कर लेता हूं, इसको तुम खुद से निकाल लेना, मैं इसकी बात कर लेता हूं। तो अगर मैं n आयन डिवाइड बाय n3 की बात करता हूं, तो n आयन क्या है मेरे पास, ये रहा n0/z, तो इस तरह से डाल लिया। n3 निकाला था थोड़ी देर पहले, क्या थी इसकी वैल्यू, n0 था, साथ में एक्सपोनेंशियल था, माइनस में बीटा e3 था, एंड e3 था, एंड डिवाइड बाय z था, z से z कट जाएगा, n0 से n0 कट जाएगा, ओवरऑल क्या आया, e की पावर बीटा e3, e की पावर बीटा e3, ये मेरे पास यहाँ पर आया। ठीक है, इसकी वैल्यू को गाइस कैलकुलेटर के अंदर डालोगे, निकाल लोगे, क्योंकि तुम्हें e3 की वैल्यू पता है ना क्या है, तुम्हें बीटा की वैल्यू पता है क्या है, यहाँ पर डालोगे और इसको कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल आएगा, बीटा अपने पास कितना था, पीछे देखो यहाँ पर बीटा की वैल्यू 3/2 और नीचे ई भी था। ठीक है,
तो 3/2 EV इस तरह से, और ऊपर E3 की वैल्यू कितनी थी अपने पास, E3 की वैल्यू 1.511, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा एक, तो 1.511 EV से EV कट जाएगा, अपने पास यहाँ पर एक्सपोनेंशियल वाली ये टर्म बच जाएगी। इसको गाइस तब सोल्व कराएंगे ना, तो ये जो वैल्यू आएगी ये अराउंड आएगी हमारे पास 0.103, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी इस चीज की रेशो, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर निकाल दिए। अब तुम्हारे लिए क्या है यहाँ पर काम है हल्का सा, तुम भी मेहनत कर लो भाई, सारी मेहनत मैं ही करूंगा, तुम भी करो कुछ। इसको यहाँ पर ट्राई करना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। जैसे ये किया है आराम से निकाल लोगे, बच्चों का काम है, ठीक है। वैल्यू तो पुट करानी क्या है इसमें, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसका लॉजिक यहाँ पर सबको समझ में आ गया होगा, कंसेप्ट यहाँ पर सारे क्लियर होंगे। तो गाइस जस्ट यहाँ पर एटॉमिक फिजिक्स और स्टैटिस्टिकल को एक साथ मिक्स किया गया था, और जो गाइस अच्छे क्वेश्चन है हमने कुछ पहले भी किए थे क्लास में, ठीक है। एक जैसे जेएनयू का क्वेश्चन किया था, वहां पर भी क्वांटम के कंसेप्ट को स्टैटिस्टिक्स के साथ मिक्स कर दिया गया था, ठीक है। तो इस तरह की चीजें गाइस तुम्हें यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी, थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन तब भी बनेंगे तुम्हारे, वहां पर तुम्हारे दो कंसेप्ट को एक साथ लेकर के आया जाएगा और चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लगने लगेंगी, लेकिन उसके बारे में थोड़ा सोचोगे तो चीजें धीरे धीरे आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो गाइस इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही था, और गाइस जैसे ये वीडियो ऐसे और भी वीडियोस इस यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड है, आप उन वीडियोस को भी देख सकते हो, ठीक है। आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर के आप और वीडियोस को भी देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, एंटिल देन बाय।